क्लास आज हम शुरू करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 8th चैप्टर है। और चैप्टर क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देखते ही हो, जो भी चीजें आप क्लास अपने सराउंडिंग्स में देखते हो जो कहीं ना कहीं आपको अर्निंग करने में, आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिससे जैसे क्लास ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ दूर से भी पढ़ा पा रहा हूँ। तो ये कहीं न कहीं क्लास मेरी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाता है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। या फिर क्लास मोबाइल का कम्युनिकेशन आप करते हो क्लास, या फिर वीडियो कॉल करते हो क्लास, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, सड़क है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, एजुकेशन या मेडिकल है, ठीक है? या रोबोट टेक्नोलॉजी है, ये सब के सब क्या है क्लास? इंफ्रास्ट्रक्चर है। ध्यान रखना क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके? तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है क्लास? इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ टर्म फॉर द बेसिक फिजिकल सिस्टम। क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है क्लास? ये बेसिक फिजिकल सिस्टम है ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन का, किसी भी कंट्री का बेसिक बिजनेस सिस्टम है, बेसिक फिजिकल सिस्टम है जिससे बिजनेस को ऑपरेट करने में इजी होती है। जैसे क्लास ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो क्लास आप इजीली बिजनेस को ऑपरेट कर पाओगे, आप अच्छा अर्निंग कर पाओगे। कम्युनिकेशन है, सीवेज है, वाटर है, हेल्थ है, इलेक्ट्रिक सिस्टम आर द एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस सिस्टम टेंड टू बी हाई कॉस्ट। जाहिर सी बात है क्लास, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करने में, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में खर्चा तो बहुत होता है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगती है, एंड आर द वाइटल टू कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी और सोशली, हमको इकोनॉमिकली यानी कि हम पैसा ज्यादा कमा सकते हैं और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा, हमारे अंदर डेवलपमेंट होगा अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो। अगर हम क्लास कैटेगरी की बात करें तो टू मेजर हेड्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, एक है इकोनॉमिक, एक है सोशल। तो मैं बता दूं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जहां से आप अर्निंग की बात करते हो, जहां से आप पैसा ज्यादा कमाने की बात करते हो, जो आपको ज्यादा पैसे कमाने में मदद करे, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इट इज डिफाइंड एज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज रोड, हाईवे, रेल रोड, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एटसेट्रा। एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाईवे, रेलवे क्लास, ठीक है, या जो भी क्लास अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है आपको, आपके वाटर सप्लाई, आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, तो इसके बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको इकोनॉमिकल स्ट्रांग बनाएगा। विदाउट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी अच्छे से रन ही नहीं कर सकती। सोचो क्लास, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है क्लास, हाईवे, रोड, रेल क्लास, रोड है, एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई, ये सब चीज नहीं रहेगा तो आप कैसे सरवाइव करोगे? इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में मदद करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होता है इन सब चीजों से, जिस जिस फैक्ट्री में आप काम करते हो। एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज वर्चुअली नॉट पॉसिबल टू डेवलप एन एफिशिएंसी सिस्टम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है क्लास? लाइक स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, जहां पे क्लास हम बात करते हैं सोशल एलिमेंट की, which serve as support system for the process of social development of the country. Social development focus on human resource development, जहां पे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं। अच्छा स्कूल, यूनिवर्सिटी, अच्छी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम फैसिलिटी अगर अच्छी मिलेगी तो लोग अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, सोशली डेवलप कर पाएंगे। इट implies दैट डेवलपमेंट ऑफ स्किल पर्सनल एज वेल एज हेल्दी एंड एफिशिएंट ह्यूमन बींग। अच्छे ह्यूमन बींग, हेल्दी ह्यूमन बींग, एफिशिएंट ह्यूमन बींग को बनाना किसका काम है क्लास? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। लिखा है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर कमर्शियल इन नेचर। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमर्शियल इन नेचर है। इट प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी टू मेक द बिजनेस इन अ कंट्री इजियर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास कमर्शियल नेचर का है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, जो हमें ज्यादा प्रॉफिटेबल और हमारे बिजनेस को इजी बनाता है। यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो हम अपना बिजनेस इजीली कर पाएंगे और हम ज्यादा मुनाफा भी कमा पाएंगे। द सेम ऑल्सो मेक्स द इकोनॉमी रिचर, और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है वो इकोनॉमी रिचर भी बन जाती है और डेवलप नेशन भी बन जाती है। जबकि सोशल इंफ्रा लाइक हेल्थ केयर फॉर पुअर, सैनिटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, पार्क एटसेट्रा इज मोर प्रोवाइडिंग बेसिक well-being facility for a needy, here private sector is showing less interest। तो क्लास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में प्राइवेट सेक्टर कम इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। It is more like social service to state and central government provide social infrastructure।
तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं। ओके, economic infrastructure enhance the economic growth, implying increase in living standard of people. Social infrastructure focus on human growth. ध्यान रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए, अगर हमारे देश तरक्की की बात की जाए तो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अगर ह्यूमन ग्रोथ की बात की जाए तो वो चीज जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की अच्छी होगी, और ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। While economic infrastructure accelerate the process of growth and social infrastructure accelerate the process of ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये बात करता है ग्रोथ की और ये ह्यूमन डेवलपमेंट की है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्लास सब्स्टिट्यूट है और दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, यानी कि दोनों एक साथ काम आएंगे और एक दूसरे की जगह पे भी ये काम आएगा। तो ये क्लास सारी की सारी चीजें जो है क्लास, जैसे मान लो एक साथ कैसे काम आएगा भैया, अगर आप सोशली ठीक हो तो आप पैसा भी ज्यादा कमाना चाहोगे, जाहिर सी बात है। और अगर मान लो कोई इंसान पैसे कम कमा रहा है पर हेल्दी है तो ये भी अच्छी बात है, कोई पैसे ज्यादा कमा रहा है अनहेल्दी है तो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, दोनों चीजें चाहिए, मतलब एक कम ज्यादा हो चलेगा बट दोनों चाहिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्लास हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद इकोनॉमिक, उसके बाद सोशल। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया क्लास की जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी है। किसी भी इकोनॉमी को अच्छी तरीके से रन करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कहीं दंगा फसाद हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां पुलिस पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी अगर सड़क ही ना हो प्रॉपर? खुद सोचो, सड़क ही ना हो कैसे पहुंचेगी? अगर क्लास रेडियो टेलीविजन ये सारी चीजें, इंटरनेट फैसिलिटी ना हो तो सरकार अपनी इंफॉर्मेशन दूर तक कैसे पहुंचाएगी? तो क्या लगता है आपको कि क्लास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ना हो तो क्या इकोनॉमी रन कर पाएगी? तो क्लास इकोनॉमी रन तो कर पाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा समस्या होगी इकोनॉमी को रन करने में अगर देश के पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्लास अगर रोडवेज रहेगा, रेलवे रहेगा, शिपिंग रहेगा तो हमारा जो आराम से हम लोग चीजें बाहर से खरीद भी पाएंगे और इजीली बेच पाएंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही पहुंचेगा। अगर यहाँ से हम पेस्टिसाइड भेज रहे हैं, फर्टिलाइजर भेज रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स भेज रहे हैं किसानों को वहाँ पे गाँव में या रूरल एरिया में, जहाँ सड़क ही नहीं है, तो वो महंगा आएगा उनको। सड़क ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है तो वो क्या आएगा, सस्ता आएगा। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, क्रेडिट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, पावर, मार्केटिंग, ट्रेनिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अदर सच फैसिलिटी। तो ये सारी की सारी जो फैसिलिटी है ये कहीं ना कहीं क्लास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है, साथ में हमारे एग्रीकल्चर को भी इंप्रूव करेगा। यानी कि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आप क्लास इंप्रूव नहीं कर सकते, प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकते। किसानों की समस्या यही है आज की, मंडी जो है वो बहुत दूर दूर है और किसान अपना अनाज लेकर जब मंडी तक जाते हैं तो काफी महंगा खर्चा आता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसकी वजह से क्लास उनका जो खर्चा टोटल है वो नहीं निकल पाता है, ये प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। क्लास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का अच्छा रहेगा तो बाहर देश से इंडस्ट्रीज आएंगी, नई नई इंडस्ट्री अपने देश में भी खुलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्लास अच्छा बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, पावर एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, स्किल मैन पावर मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लास क्या करती हैं, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती हैं। जो ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा, और इंडस्ट्री जब ज्यादा खुलेंगी तो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कौन होंगे, काम करने लोग हम लोग ही तो होंगे, तो हमको रोजगार उससे मिलेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। भाई सीधी सी बात है, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कम जगह में भी आप ज्यादा अनाज उगा पाओगे, कम काम में ज्यादा मुनाफा आप कर पाओगे जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एजुकेशन, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी क्लास डेवलपमेंट करता है तो नए नए आविष्कार होते हैं, इनोवेशन, इन्वेंशन होते हैं। Moreover, research and development also play a critical role in the economic development. नई नई रिसर्च, कोरोना वायरस के चक्कर में उसको क्लास कोरोना वैक्सीन चल रही है रिसर्च में, तो वो रिसर्च की जाएगी, बनाई जाएगी। अगर हम नहीं बना पाए तो और ज्यादा मौतें होंगी और ज्यादा नुकसान होगा इकोनॉमी को, तो हम उसको बना रहे हैं जल्दी, तो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मदद कर रहा है ना उसको जल्दी रिसर्च करके उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में और उसका सॉल्यूशन निकालने में, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। और सीधी सी बात है, अगर नई नई फैक्ट्रीज इंडस्ट्री बनेंगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा देश का, बाहर देश से भी कंपनी आएंगी तो हमारे पास जो रोजगार के साधन है वो बढ़ जाएगा।
और इवन सरकार अगर रोडवेज देगी, रेलवे देगी, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट देगी, तो उन इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में, रोडवेज, रेलवेज में काम करने वाले हज़ारों लोग होंगे जिनको जॉब मिलेगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इनहैंस द साइज ऑफ मार्केट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मार्केट साइज को बढ़ाता है। जो मार्केट का साइज है ना वो बढ़ेगा तभी जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द साइज ऑफ मार्केट इज लार्ज। भैया तुम ज्यादा सामान तो तभी बनाओगे ना जब मार्केट में ज्यादा डिमांड होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनहैंस द साइज ऑफ मार्केट। अच्छी सड़क, अच्छी बिल्डिंग, कॉन्क्रीट बिल्डिंग और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गया क्लास, या फिर क्लास मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ईजियर हो गया, बैंकिंग हो गया, क्रेडिट फैसिलिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट के साइज को बढ़ाता है ताकि लोग ज्यादा डिमांड करें। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड अदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू एक्सपेंशन इन मार्केट। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर होगी या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी होगी तो मार्केट का साइज जो है बढ़ेगा और बाहर देश से हमें काम मिलना चालू हो जाएगा। आप क्लास अपने दिमाग से सोच सकते हो कि अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं क्लास, सड़क टूटी फूटी नहीं है, सीवेज अच्छा है, पानी लोगों को प्रॉपर मिल रहा है क्लास, एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ मिल रहा है, और साथ में क्लास जो है जुडिशरी अच्छी है, क्रिमिनल केसेस बहुत कम आते हैं लाइक दुबई में। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लास आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा ना। भाई क्रिमिनल केसेस कम आते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एबल टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द आउटसोर्सिंग वर्क। India is emerging as global destination for BPOs, KPOs, call center, etc. due to IT support in sound infrastructure. प्लस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बाहर देश से लोग आएंगे आपसे काम कराने, इंडस्ट्री खोलेंगे। अभी यहाँ पे चोरी चकारी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये सब चीजें, क्रिमिनल केसेस बढ़ रहे हैं, कौन आएगा बाहर देश से? कोई घूमने भी नहीं आएगा। अगला क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो बाहर देश से तो लोग आएंगे ही, साथ में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो हम चेक कर लेते हैं क्लास कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सौम्य, साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके कंट्री का, ठीक है, उसको साउंड वर्ड यूज करते हैं। स्टेट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो अब हम बात करते हैं क्लास ये इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। क्लास ट्रेडिशनली बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। आप सबको पता है 1991 से पहले देश को विकसित करने का काम, विकास करने का काम किसका था? सरकार का। सारी एजेंसी, सारी गवर्नमेंट अपने पास रखती थी। बट विद द टाइम द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड परमिटिंग प्राइवेट सेक्टर। तो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को एंटर करना स्टार्ट किया इनटू द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Currently, many of infrastructure project in the country is handled either solely by private sector, अकेले प्राइवेट कंपनी कर रही है, या क्लास सरकार के साथ मिलके काम कर रही है, चाहे वो कोई डैम हो, ब्रिजेस हो, चाहे क्लास इलेक्ट्रिसिटी हो, पावर जनरेशन हो, सारे के सारे काम जो है आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइज कर रही है। वी कैन वी सॉरी क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया हैज स्टिल वेरी लॉन्ग वे टू गो बिफोर वी कैन कॉल आवरसेल्फ अ डेवलप नेशन। तो हम लोग डेवलप नेशन बना सकें अभी उसमें हम बहुत दूर हैं। द रूरल सेक्टर इन इंडिया इज स्टिल अंडर डेवलप। द रोड एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर स्टिल नॉट वेरी डेवलप, बट we require well road connecting the remote areas of the country with the urban states so that more and more facility are made available to the rural Indian population। तो हम लोगों को रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट करना चाहिए। A lot of artists and farmers still work in the remote places of the country and are unable to sell their product in various places due to lack of infrastructure। भैया किसान अपना अनाज गांव में दूर दूर तक बेच नहीं पाता इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के हिसाब से, उस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ही नहीं है। तो और बहुत सारे ऐसी जगह जो रिमोट एरिया है, दूर दराज एरिया है, जहाँ पे इंसान के पास टैलेंट है, स्किल्स है, पर दिखाए किसको? बिजली ही नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, कहाँ से दिखाएगा अपना टैलेंट? भाई टैलेंट है, स्किल्स है, पर कहाँ दिखाए? पहुंच ही नहीं पाता जहां तक चाहिए वहां तक। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल लिव इन रूरल एरिया। रूरल वुमेन आर स्टिल यूजिंग बायोफ्यूल्स। तो क्लास लकड़ियां गांव में आज भी इस्तेमाल किया, तो लकड़ियां हो गए, क्लास काउडंग हो गया, उपले वगैरह जो होता है, इन सब चीजों का, या पत्ती हो गई, या पत्तियां हो गई क्लास, बहुत सारी जो बायोफ्यूल्स है उनको यूज किया जाता है क्लास। जो क्रॉप रेजिड्यूज है या डंग है, फ्यूल वुड है, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, बिजली खपत के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है। सोचो गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा, सरकार की उज्ज्वला योजना आई जिसके तहत सरकार जो है सिलेंडर बांट रही है, अभी भी गांव में क्लास धुआं होता रहता है, महिलाएं खाना पकाती रहती है, सोचो कितना मुश्किल होता है।
आप घर पे कैसे कुक करते हो क्लास अर्बन एरिया में। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो अर्बन एरिया में है उसको रूरल एरिया तक भी पहुँचाना है। वो दूर-दूर तक जाते हैं क्लास फ्यूल के लिए, पानी के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर विथ पक्का हाउस इज़ स्टिल अ ड्रीम ऑफ वास्ट प्रोपोर्शन पॉपुलेशन। गाँव में अभी भी क्लास पक्का हाउस नहीं है, ब्लॉक कार्ट यानी तांगा, तांगा यूज़ किया जाता है, जानवरों को बाँध कर जो तांगा बनाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द एडिक्वेट एक्सपेंशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। अगर सरकार इरिगेशन को सुधारेगी तो उससे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी होगा, एग्रीकल्चर फैसिलिटी बढ़ेगी, सरकार को बैंकिंग फैसिलिटी, पावर, क्रेडिट फैसिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सारी चीज़ें सरकार को मुहैया कराना चाहिए रूरल एरिया में भी, ताकि वो भी डेवलप कर सके, वहाँ के लोग भी डेवलप कर सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ होल इकोनॉमी, वेदर इट इज अ क्लास रूरल और अर्बन एरिया, हर किसी को डेवलप करना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी चीजें क्लास आगे डेवलपमेंट के अंदर बच्चों, अच्छी बात यह है कि 2021 इस सेशन में 2021 यानी कि उसमें ये एनर्जी टॉपिक जो है वो हट गया है। तो ये अच्छी बात है कि आपको पूरा का पूरा ये जो एनर्जी है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये जो कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सारी चीजें आपको इस सेशन में नहीं पढ़नी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी चीज़ें हट गई हैं, देखो क्लास पावर से पहले ये सब कट कर देना, ये आपको इस सेशन में नहीं पढ़ना है। नोट्स में इसलिए है कि क्लास क्योंकि ये चेंजेस जो किए वो मिड में चेंज हुए हैं। तो अगले मतलब कि सेशन से ये शायद आ जाए सिलेबस में, लेकिन इस सेशन के लिए 2021 के लिए ये चीज़ आपके सिलेबस से आउट है। ओके, चलो अब हम आते हैं क्लास नेक्स्ट पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो ही पावर है। अगर आप अभी मेरी क्लासेस ले पा रहे हो यहाँ पे, या कोई सर्जरी हो पा रही है किसी डॉक्टर के यहाँ पे, या कोई इंजीनियर कोई काम कर पा रहा है, या रॉकेट साइंस का डेवलपमेंट हो पा रहा है, या फैक्ट्रियों में काम हो रहा है, इन सब जगह जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड पावर, इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट पावर, बिना क्लास पावर, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो इकोनॉमी ग्रोथ ही नहीं कर सकती। मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज आइडेंटिफाइड विद द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। पहले पावर था नहीं, बिजली था नहीं, जैसे जैसे क्लास मॉडर्न सिविलाइजेशन आई, नई नई क्लास जो ग्रोथ हुआ जनरेशन, हटा दो क्लास जो 500-600 साल पहले की बात करें, तो धीरे धीरे क्लास पावर आया, कॉमनली कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। पावर इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो पावर है। और ध्यान रखना क्लास, तो पावर जो है उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बिजली की खपत इतनी ज्यादा हो रही है, आज अगर बिना बिजली के आप एक दिन भी रह लो तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी क्लास। विदाउट बिजली, यकीन मानो, एक दिन भी आप बिजली के बिना रह नहीं सकते प्रॉपर तरीके से। तो इतनी ज्यादा हमें जरूरत है बिजली की कि हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। बिना बिजली के तो पानी भी नहीं मिलेगा आपको। आजकल पानी कौन सा नलके से लोग इस्तेमाल करते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं। बिना बिजली के हवा नहीं मिलेगी आपको। पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे, बड़े बड़े पेड़ के नीचे लोग बैठते थे, छाया मिलती थी, लोग सोते थे, सरकारी नल हुआ करता था, नॉर्मल नल से पानी निकाल के ठंडा ठंडा पानी पिया करते थे। अब ऐसा नहीं है क्लास, बिना बिजली के आपको पानी नहीं मिलेगा, आपका रहना खाना पीना सब मुश्किल हो जाएगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। द ग्रोथ ऑफ डिमांड पावर इज जनरली हायर, यानी कि जो पावर की डिमांड है वो इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है क्लास, जीडीपी ग्रोथ रेट से भी ज्यादा। यानी कि अगर आप 8% जीडीपी ग्रो करना चाहते हो तो आपको बिजली लगभग क्लास 1.5 गुना यानी कि 12% बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बिजली बढ़ाऊं 12% तो जाके जीडीपी 8% बढ़ेगी। यानी जीडीपी को बढ़ाने के लिए बिजली का कितना ज्यादा योगदान है। और बिजली क्लास आता किस तरीके से, क्लास आपके घर पे जो बिजली पहुंच रही है अभी, या मेरे घर पे जो बिजली आ रही है, उसको क्लास प्रोड्यूस किया जाता है। कभी आपने अगर सुना हो, लोग कहते हैं कि बाहर निकलते हो तो लाइट को बंद करके जाओ, एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि वो पैसे का वेस्ट नहीं है। सिर्फ अगर मैं दिन भर एनर्जी को वेस्ट करूं, ये वो पैसे का वेस्ट नहीं है, वो अल्टीमेटली हमारे इन्वायरमेंट को भी खराब करता है। सर, बिजली जलाने से इन्वायरमेंट कैसे खराब होता है? क्योंकि बिजली को बनाने में, बिजली को जब हम बनाते हैं तो कोयले को जलाया जाता है। वैसे बनाने के तरीके तो हम पढ़ेंगे, थर्मल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, और न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर है।
तो हम इनसे बिजली को बनाते हैं। तो जब इनसे बिजली को बनाया जाता है तो पॉल्यूशन होता है और उस पॉल्यूशन से हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है। तो इसीलिए हम बिजली कम यूज करेंगे तो कम बनेगी तो पॉल्यूशन कम होगा। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास पैसा है तो बिजली मैं बेमतलब का वेस्ट करता चला जाऊं। अब इसका ये मतलब ही नहीं कि मैं अंधेरे में रहने लगूं। मतलब हम इस तरीके से यूज करें ताकि एनवायरनमेंट खराब ना हो, जितनी हमें जरूरत है हम उतना ही यूज करें। ओके। तो बिजली के 3 अलग-अलग सोर्स आपको दिख रहे हैं। जो मेजर सोर्स है वो है थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। रीड करो क्लास की थर्मल पावर किसको कहते हैं? Thermal power station is a power station in which heat energy is converted into electric power. थर्मल पावर स्टेशन में क्लास जो हीट एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है क्लास किसके अंदर? इलेक्ट्रिक पावर के अंदर। और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जो देखो कुल मिलाकर टरबाइन घूमेगा, जहां से मोटर का जनरेशन हुआ, जनरेटर का जनरेशन मतलब कि आविष्कार हुआ। टरबाइन घूमेगा क्लास, इतना पानी गर्म होगा, इतना भाप भाप में बहुत ताकत होती है। आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने कोई पतीला रखा हो गैस पे गरम करने के लिए और पानी गरम करके छोड़ दिया पतीले को, तो पतीला का जो ऊपर का ढक्कन होता है ना, ढक्कन अगर आपने बंद कर रखा तो वो ढक्कन उठा देता है पानी ऊपर। प्रेशर होता है पानी में, भाप में ताकत होती है। समझ रहे हो बात को? तो ये इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर के थ्रू, जो घुमाते हैं क्लास टरबाइन को और उससे बिजली बनाते हैं। ये साइंस का पार्ट है क्लास। और तो आपने बचपन में मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि थर्मल पावर से बिजली कैसे बनाई जाती है। और जो आपको यहां याद रखना है कि 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बिजली की अगर प्रोडक्शन हो रहा है, पावर जनरेशन हो रहा है, तो वो थर्मल पावर से ही सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है। अगला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पानी से बिजली बनाई जाती है। जो क्लास लहरें हैं पानी की समंदर की, उनसे बिजली बनाई जाती है। डैम से पानी गिरता है उससे बनाई जाती है। बड़े बड़े झरने जो ऊपर से गिरते हैं क्लास, तो वहां टरबाइन लगा के प्रेशर यूज करके घुमा के साइंस और इंजीनियरिंग को कनेक्ट करके उससे क्लास क्या करते हैं? पानी से बनाते हैं बिजली, जो कि 13.6% ऑफ टोटल पावर जनरेशन है। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर, यूरेनियम सुना होगा आपने नाम, न्यूक्लियर एटॉमिक पावर। हिरोशिमा नागासाकी जापान पे अटैक हुआ था, आपने सुना होगा। तो 1 किलो अगर हम यूरेनियम यूज करते हैं तो लगभग उसकी जो एनर्जी होती है क्लास, ये बहुत महंगा है, सोना चांदी हीरा सबसे महंगा। तो अगर 1 किलो यूरेनियम यूज करेंगे तो लगभग 2500 टन कोयला जो है वो जितनी एनर्जी देता है उतना एनर्जी यूरेनियम देगा। मतलब बहुत, मतलब कि कुल मिला के जो एटॉम बॉम्ब, यूरेनियम, एटॉमिक पावर, सोचो कंट्री लड़ाई करते हम एटॉमिक अटैक कर देंगे, एटॉमिक हमला हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियर वॉर जो होता है ना, न्यूक्लियर वॉर आपने टीवी में बहुत देखा होगा, जब लड़ाई वड़ाई की बात चलती है, इंडिया चाइना पाकिस्तान किसी की भी या किसी भी अदर कंट्री की बात चलती है, तो वो न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं। जहां पर क्लास हिरोशिमा नागासाकी में ऐसा न्यूक्लियर वॉर किया अमेरिका ने कि क्लास उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी क्लास उस चीज को भुगत रही है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। पूरी धरती को तबाह करने के लिए क्लास न्यूक्लियर वॉर होता है, जिसमें सबको तबाही हो जाएगी, आप रह नहीं पाओगे, इतने गैस फैल जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इस न्यूक्लियर पावर को यूज किया जा सकता है क्लास अच्छी चीज में। बिजली बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लास। साइंटिफिक तरीके से ये लोग क्या करते हैं? एक चेन रिएक्शन क्रिएट करके बिजली बनाते हैं। तो जो कंट्रीब्यूट करता है क्लास 2.10% ऑफ टोटल पावर जनरेशन। तो ये सोर्स आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्लास 67%, हाइड्रो है 13, न्यूक्लियर पावर है क्लास 2.1%। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है आपको पता होगा क्लास, सनलाइट वगैरह है जिसको दोबारा बनाया जा सकता है, रिन्यूएबल, जिसका वेस्ट होने का डर नहीं है हमको। लाइक लोग बोलते हैं सोलर पैनल का यूज करो, क्योंकि क्लास सोलर पैनल जो है वो खत्म नहीं होगा, वो दोबारा बिजली जो है सन की जो लाइट है उससे कन्वर्ट होती है। सन लाइट को एनर्जी कैन बी क्लास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रॉयड, ये पढ़ा होगा आपने कोई छोटे क्लासेस के अंदर। ना ही एनर्जी को बनाई जा सकती है ना बर्बाद की जा सकती है, एनर्जी को बस कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे सोलर एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं क्लास इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस तरीके से। और ये एक प्रैक्टिकल क्लास पॉइंट है कि महाराष्ट्र में जो थाने हैं क्लास, ये मेजर इंडस्ट्रियल टाउन है क्लास। महाराष्ट्र में थाने जो महाराष्ट्र से होंगे लोगों को पता होगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हियर ऑल बिल्डिंग्स इन सिटी मस्ट इंस्टॉल सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। सोलर एनर्जी इज यूज फॉर हीट वाटर पावर ट्रैफिक लाइट्स एंड एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स। दिस रिजल्ट इन कॉस्ट ऑफ एनर्जी सेविंग। तो ये जो सोलर एनर्जी है ना क्लास, वो ना जैसे आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं? सोलर पैनल का यूज करते हैं और सनलाइट से उसको मतलब कि सनलाइट जो है वो गिरती है दिन में, जिसमें रात में वो लाइट जलती है। कुल मिला के बिजली की खपत ना करके सोलर पैनल को लगाओ तो पॉल्यूशन भी कम होगा और सस्ता भी पड़ेगा आपको लॉन्ग टर्म में।
अच्छा सर, तो पावर सेक्टर में चैलेंजेस क्या-क्या हैं? पावर सेक्टर में समस्या क्या है? क्योंकि बिजली का उत्पादन उतना नहीं हो रहा है, जितनी बिजली की क्लास डिमांड है। यानी कि खपत की बात करें, तो वो कम पड़ जाता है हमेशा। हमें जितनी बिजली चाहिए, उतनी बिजली हमें मिलती नहीं है। बेशक हम अर्बन एरिया में रहते होंगे, जहाँ बिजली जो है 18 घंटे, 20 घंटे आती होगी, लेकिन बिजली की जो डिमांड है, वो 24 घंटे है। यानी कि बिजली की जो ज़रूरत है, वो क्लास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बिजली की सप्लाई हो रही है, यानी कि बिजली की सप्लाई जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू देयर डिमांड। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी में चैलेंजेस क्या-क्या हैं, समस्या क्या-क्या है क्लास इलेक्ट्रिसिटी में, तो समस्या इसके अंदर जो है, सबसे पहली जो समस्या है, वो है इनएडुकेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो बिजली का जनरेशन होता है ना, वही कम होता है। इंस्टॉल पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी इज़ 233,929 मेगावाट, यानी कि 2,33,929 मेगावाट इन 2030। हाउएवर इंडिया इज स्टिल अनेबल टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। फैक्ट्री नई-नई बन रही है, लोगों की डिमांड है। इक्विपमेंट देख लो आप अपने चारों तरफ, देखो कि कितनी इक्विपमेंट है जो बिजली से जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखो तो आपको बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट मिल जाएँगी जो बिजली से जुड़ी हुई है। आपका मोबाइल फ़ोन, ये इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, आप चार्ज करते हो। होता है ना, 1 मिनट भी अगर आपका फ़ोन बंद हो गया, तो आपको ऐसा लगता है जैसे जान चली गई मोबाइल फ़ोन की, मर जाएगा, वो दोबारा ज़िंदा नहीं होगा। तुरंत चार्जिंग पे लगाते हो। मतलब कुछ भी चाहे हो, चाहे ना हो, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा-बुरा चल रहा हो, भाई मोबाइल फ़ोन पूरा चार्ज होना चाहिए, कभी भी स्विच ऑफ नहीं हो जाना चाहिए आपको। चार्जिंग कहाँ से करते हो? बिजली से। तो दिस एक्सेस डिमांड रेज मेनी प्रॉब्लम सच एज एक्सेसिव लोड, जिसकी वजह से लोड ज्यादा पड़ता है, लो वोल्टेज है, फ्लक्चुएशन है इलेक्ट्रिसिटी में, पावर कट की समस्या, इन सारी समस्या की वजह से क्लास इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये हमारा प्रॉब्लम है पावर में। दूसरा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्लास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। बच्चों, एक चीज होता है, इसको बोलते हैं प्लांट लोड फैक्टर। प्लांट लोड फैक्टर का मतलब क्या है? बिजली को कितना बनाया जाता है, कितना वेस्ट कर दिया जाता है बनते वक्त। डिवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी इन 2001-2, प्लांट लोड फैक्टर जो है 2001-2 में इट्स ओनली 60% एंड रिमेनिंग 40% वाज वेस्टेड। यानी कि जो प्लांट लोड फैक्टर है वो 60% है, और जो बाकी 40% है वो वेस्ट कर दिया जाता है। कहने का क्लास मतलब ये है कि 60% बिजली जो है वो ही बना बना पाते हैं, 40% को वेस्ट कर देते हैं। और वेस्ट क्यों होता है क्लास? जब बिजली बनता है उस प्रोसेस में। द प्लांट लोड फैक्टर इंक्रीज टू 78.6% इन 2078, और यानी कि पहले वेस्ट कम हो रहा था 7-8 में, और अब 2014 में ये जो प्लांट लोड फैक्टर है उसका वेस्टेज हो गया लगभग 66%। देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट मतलब जहाँ पे क्लास हीट एनर्जी को, यानी कि भाप से, बिजली से, वेपर से हम लोग बिजली को बनाते हैं, टरबाइन को घुमाकर बिजली प्रोड्यूस किया जाता है। ओके। तीसरा है क्लास लॉस बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। एक तो ये भी कमी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हमारे, जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, उनको कंटिन्यू लॉस हो रहा है, क्योंकि क्लास उनका जो लॉस है बेसिकली ट्रांसमिशन लॉस है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। जो बिजली पहुंचती है ना, जो बिजली आप देखते हो ना क्लास, आप कभी गाँव गए हो अगर आप ट्रेन से कभी भी, या ट्रेन की यात्रा की हो, तो खेतों में बड़े-बड़े क्लास टावर लगे होते हैं जिनसे बड़े-बड़े तार जा रहे होते हैं बिजली के। समझ रहे क्लास? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनमें काफ़ी खर्चा आता है, उन उन रास्तों के थ्रू उन तारों में भी बिजली खपत होती है। चोरी करते हैं लोग बिजली की, खंभे में से क्लास डायरेक्टली कनेक्शन लेकर बिजली का बिल नहीं भरते। किसानों को सस्ते रेट पे बिजली देना पड़ता है कई बार, जो है सरकार के कहने पे। इस वजह से क्लास जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हमारी, उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। शॉर्टेज ऑफ इनपुट, बिजली को बनाने के लिए क्लास इनपुट चाहिए, आपको कोयला चाहिए, कोयले की सप्लाई कम है, खपत जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लास थर्मल पावर प्लांट में अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो आउटपुट कैसे आएगा? थर्मल पावर प्लांट व्हिच आर फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ पावर सेक्टर आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कोल सप्लाई, लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। लास्ट है क्लास पब्लिक का सपोर्ट कम, यानी कि देयर इज अ जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू हाइट पावर टैरिफ कट, प्रोलॉन्ग पावर कट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि पब्लिक भी खुश नहीं है क्लास, उनको भी प्रॉब्लम है बिजली से। हर किसी को कहीं न कहीं क्लास बिजली से समस्या है कि प्रॉपर बिजली नहीं आती है, और जो क्लास पावर कट है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कहीं न कहीं क्लास जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है पावर जनरेशन में या इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट नहीं करता। तो ये क्लास 5 चैलेंजेस है जो क्लास एनर्जी सेक्टर में है। अगर हम बात करें दिल्ली के केस में कि पावर का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये थोड़ा-सा क्लास क्रिटिकल पॉइंट है, थोड़ा-सा आपको इसे मतलब ये रट्टा टाइप्स आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है कि सिंस इंडिपेंडेंस पावर मैनेजमेंट इन द कैपिटल हैज चेंज हैंड 4 टाइम्स।
यानी कि जो पावर का मैनेजमेंट है वो 4 बार बदल चुका है। दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1951 में दिस वाज सक्सीड बाय द दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग 1958। तो 1951 में पहला बोर्ड आया डीएसईबी, दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। फिर 1958 में जो आया वो दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग आया, और एंड दिल्ली विद्युत बोर्ड आया 1997 में। और उसके बाद जब डीवीबी का प्राइवेटाइजेशन हुआ, दिल्ली विद्युत बोर्ड का जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो लीडिंग दो कंपनी, आप ये ध्यान रखो, टाटा और रिलायंस, इन दोनों ने क्या किया क्लास, बिजली को संभाला। रिलायंस एनर्जीज लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड या बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, विच मैनेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2/3 दिल्ली। तो इन जो रिलायंस है वो दिल्ली के 2/3 जगह पे बिजली की प्रोवाइड कराता है, और जो टाटा है टीपीडीडीएल, ठीक है, विच डिस्ट्रीब्यूट पावर टू रिमेनिंग 1/3। द टैरिफ स्ट्रक्चर एंड अदर रेगुलेटरी इश्यूज आर मॉनिटर्ड बाय द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, डीईआरसी, यानी कि को क्या टैरिफ डिसाइड किया था, क्या रेट डिसाइड किया था। थ्रू इट वाज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी अ ग्रेटर इंप्रूवमेंट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। सरकार तो कर नहीं पा रही थी, तो प्राइवेटाइजेशन के बाद सरकार ने क्लास ये क्या कर दिया, इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। और फिर भी प्राइवेट सेक्टर में जो बिजली की जो आपूर्ति है, जो वो भी क्लास नहीं कर पा रहे, प्राइवेट लोग भी जो है वो बिजली की क्लास आपूर्ति नहीं कर पा रहे। यानी कि बिजली की समस्या जो है, ठीक है, तो ये जो टीपीपीडी मतलब डीएल है वो क्लास टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन, आप लिख लेना कहीं पे क्लास लिखना चाहो तो, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये आपने क्लास ध्यान रखना है, अब लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन, और एल से तो लिमिटेड है, ठीक है। चलो, अब बिजली को बचाने के लिए सरकार ने एलईडी लाइट्स या सीएफएल लाइट्स को प्रमोट करना चालू किया। कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप्स और लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी और सीएफएल। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, सीएफएल कंज्यूम 75% लेस पावर ऑफ एन ऑर्डिनरी बल्ब। ऑर्डिनरी बल्ब समझते हो ना क्लास, लाल कलर की एक बल्ब पहले क्लास जो ज्यादातर यूज होती थी, इस तरह से रेड कलर की बल्ब होती थी। तो उस ऑर्डिनरी बल्ब से अगर हम देखें तो लगभग 75% कम बिजली ये लेता है। और अकॉर्डिंग टू इंडो एशियन सीएफएल मैन्युफैक्चरर, रिप्लेसमेंट ऑफ 1 मिलियन 100 watt bulb which 20 watt CFL can save 80 megawatt in power. This amounts to 400 करोड़ की बचत होगी क्लास देश के अंदर, अगर हम 1 मिलियन 100 watt बल्ब को कन्वर्ट कर देते हैं क्लास, यानी को उसको बदल देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं 20 वॉट के सीएफएल से। और आजकल तो एलईडी लाइट्स बहुत पॉपुलर हो रही हैं, बीइंग प्रमोटेड थ्रू द कंट्री टू सेव एनर्जी। एलईडी बल्ब यूज 1/10 एनर्जी एज इंसिडेंट क्लास इनकैंडेसेंट बल्ब, यानी कि जो पुराने बल्ब थे उसका 1/10 एनर्जी लेता है, और हाफ मच एज सीएफएल, और सीएफएल का भी आधा लेता है। तो यानी कि अगर हम एलईडी यूज करें तो हमारा बिजली का बिल जो है वो बहुत कम आएगा। अकॉर्डिंग टू एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, द उजाला स्कीम दैट एम्स टू रिप्लेस द ओल्ड बल्ब विथ एलईडी। तो उजाला स्कीम जो सरकार लेके आई है, उसमें क्लास ये क्या करते हैं कि जो पुराने पुराने लाइट्स बल्ब हैं उनको कन्वर्ट करते हैं, हर जगह जहां भी यूज किया जा रहा है उसकी जगह एलईडी लगाते हैं, जिससे हमारी काफी बिजली बचत होती है। 5905 मेगावाट बिजली की बचत, जो कि लगभग 4000 रुपए बचत होगी हर फैमिली की। अगर क्लास हम इसे ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें तो हर फैमिली की 4000 रुपए की बचत होगी, अगर क्लास बिजली हम कन्वर्ट करते हैं पुराने बल्ब को हटा के, अगर हम नए बल्ब को लगाते हैं देन। ओके, अब पावर क्राइसिस को ठीक करने का, देखो बिजली की समस्या तो आपने पढ़ी ली है, अब उस समस्या को दूर कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, हमें ज्यादा बिजली बनानी पड़ेगी। प्लांट लोड फैक्टर में जो रिसोर्सेस का वेस्ट होता है वो हमें कम करना पड़ेगा। इनपुट देना पड़ेगा पावर प्लांट को, जो जो समस्या थी ना बिल्कुल उसका अपोजिट है, यानी कि आपको कोयला वगैरह ये सारी चीजें देना पड़ेगा, वो भी, और एक बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ढूंढना, बेटर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ढूंढना पड़ेगा ताकि पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि बर्निंग कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी लीड टू एयर पॉल्यूशन। क्लास जब कोयला जलता है तो धुआं निकलता है, आप देखते हो कार्बन एमिट होता है, जिसकी वजह से जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूट होता है। इम्पोज टैरिफ, सरकार को टैक्स जो है बढ़ाना चाहिए ताकि लोग ज्यादा कंजप्शन ना करें, बिजली का बिल जो है वो ज्यादा होना चाहिए ताकि लोग बिजली का उतना ही इस्तेमाल करें जितना उनको जरूरी है। एलईडी बल्ब यूज करें, ना कि क्लास ओल्ड बल्ब यूज करें। अगला है क्लास कंट्रोल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, जो बिजली की चोरी कर रहे हैं उनको रोकना है, उन पे लगाम कसनी है ताकि चोरी ना करें।
अगर चोरी करते हैं क्लास तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्लास कार्रवाई की जानी चाहिए। ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इंक्लूड्स losses in transmission between sources of supply and point of distribution and the distribution to consumers including pilferage। क्लास पिल्फरेज का मतलब चोरी होती है या चोरी भी नहीं हो रही मान लो तो जहाँ पे बिजली बन रही है वहां से जहाँ पे खपत हो रही है जहाँ डिमांड है बिजली की वहां तक जब बिजली पहुंचता है ना पावर प्लांट से तो रास्ते में क्लास बिजली बहुत खपत होता है और जिसका बिल भी नहीं आता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। और प्राइवेट सेक्टर को और प्रमोट करना चाहिए सरकार को ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो आए और उसके आने के बाद वो और अच्छे से काम करे और बिजली की बचत करें। जो जहाँ चोरी हो रही है वहाँ करप्शन हो रहा है उसको बंद किया जाए और सबको बिजली मिलनी चाहिए। क्लास नेक्स्ट टॉपिक है क्लास हेल्थ। अब बच्चों हेल्थ का टॉपिक बहुत अच्छे से ध्यान से क्लास समझना, ये एक मेजर टॉपिक रह गया इस चैप्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ का भी उतना ही रोल है जितना इलेक्ट्रिसिटी का है। हेल्थ कैन बी डिफाइन एज फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड अ रिसोर्स फॉर लिविंग फॉर फुल लाइफ। एक अच्छी लाइफ आप तभी गुजार सकते हो जब हेल्थ है। लोग कहते हैं ना क्लास की शरीर का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। अगर आप बीमार नहीं हो, आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप खुश रहोगे। आप कितने ही करोड़पति सही, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, हेलीकॉप्टर खड़े हैं, जेट प्लेन खड़े हैं, कोठी में महल में रह रहे हो आप, लेकिन आपकी तबीयत खराब है, जुखाम भी अगर आपको है तब भी आप खुशी से रह नहीं पाओगे। इन 1948 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द हेल्थ with a phrase that is still used today. Health is a state of complete physical, mental, and social wellness, not merely the absence of disease or infirmity. अगर तुमको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हेल्दी हो। हेल्थ का मतलब ये बीमारी से मत जोड़ो। हेल्थ का मतलब क्या? मेंटल, सोशल वेलबींग, उसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हेल्थ, तो हेल्थ के लिए कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहला, it refers not only the absence of disease but ability to recover and bounce back from the illness and other problem। यानी कि अगर आप बीमार पड़ते हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप जल्दी ठीक हो जाते हो तो आप हेल्दी हो। फैक्टर फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड्स क्लास जेनेटिक, आपको अगर जेनेटिक से ही बीमारियां हैं, एनवायरमेंट आपका कैसा है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपके एजुकेशन लेवल क्या है, ये भी डिपेंड करता है। पढ़े लिखे समझदार रहोगे तो पता चलेगा कि कैसे बचना है, सावधानियां कैसे बरतनी है। अ पर्सन एबिलिटी टू वर्क डिपेंड अपॉन लार्जली ऑन हेल्थ। गुड हेल्थ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सीधी सी बात है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा ना, अदरवाइज मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा आपको। उसी तरह से कोई लेबर काम तभी कर पाएगा अच्छे से जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो हेल्थफुल डाइट हमें करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए क्लास, अपनी डिजीज का ध्यान रखना है क्लास, कौन सी बीमारी कब हो रही है उसको ठीक करना है, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए क्लास ताकि अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकें। गुड हेल्थ इंक्रीज मेंटल एबिलिटी एंड ऑल्सो इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक अच्छी हेल्थ जो है मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है और जो क्वालिटी है लाइफ की वो भी इंप्रूव करता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी जो है सबको मिलना चाहिए क्लास, हर किसी को क्लास हेल्थ फैसिलिटी मिलना चाहिए ताकि हर कोई क्लास ग्रो कर सके और इकोनॉमिक को डेवलप करने में, नेशन को डेवलपमेंट करने में अपना हाथ बढ़ा सके। अगर एक लेबर हेल्दी है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करेगा, उससे इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी जिससे हमारी इकोनॉमी को और उसको दोनों को फायदा होगा। तो हेल्दी पर्सन आप कह सकते हो आर द एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज अनहेल्दी पर्सन आर द लायबिलिटी। अनहेल्दी पर्सन क्लास घर के लिए भी लायबिलिटी, कंटिन्यू बीमार पड़ते हो, नई नई बीमारियां हो रही हैं आपको, आप ठीक नहीं हो रहे तो आप घर के लिए भी लायबिलिटी हो, नेशन के लिए भी। अगर आप स्वस्थ हो तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाओगे तो आप घर के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद हो। हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल एबिलिटी, सोशल एबिलिटी, इन सब। तो अगर हम क्लास बात करें स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, तो सरकार की क्लास है राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर एक इंसान का कि उसको अच्छा खाना, अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ मिले। समझ रहे हो क्लास बात को? तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेस एंड अदर पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, बेड, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल एंड वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बच्चों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? दवाइयाँ। ओनली प्रेजेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट, कि हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। बच्चों हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हों, दवाइयाँ प्रॉपर अवेलेबल हो, स्क्रीनिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो, और जो आप लोग क्लास ये जो कराते हो ना टेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें अवेलेबल हों, हर बीमारी का इलाज हो, बेड्स हों प्रॉपर ताकि लोगों को एडमिट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें क्लास है, लेकिन ये सिर्फ इन चीज़ों से होने से मतलब नहीं होगा, ये लोगों को मिलना भी चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल हैं लेकिन आप इलाज नहीं करा पा रहे। सोचो आपके घर के आसपास कोई सरकारी हॉस्पिटल होगा लेकिन आप इलाज कराने प्राइवेट में जाते हो तो क्या फायदा उसका? तो हेल्थ फैसिलिटी एक्सेसिबल होना चाहिए, लोग उसको ले सके। तो जिसकी वजह से क्लास सरकार बहुत खर्चा करती है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स को लेके आती है, खर्चा करती है ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। The union government evolved broad practicing and plan through the
Central Council of Health and Family Welfare, it collect the information and provide financial and technical assistance to state government. सरकार स्टेट गवर्नमेंट की मदद करती है, जो यूटी है उनकी मदद करती है, ताकि क्लास वो लोग अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। ठीक है, क्लास एक फुल फॉर्म है आईसीएमआर, लिख लो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काम आएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ जो मेडिकल रिसर्च है उस पर ध्यान देती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चलो अब हम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट आया है? तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट है वो जनरल सर्विसेज है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइड इन अर्बन एंड रूरल एरिया। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो बढ़े हैं, इंक्लूड क्लास मैटरनल, माता की जो हेल्थ है वो, या छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी में सरकार ने काफ़ी इंप्रूव किया है। स्पेशलाइज हेल्थ केयर फैसिलिटीज और सर्विसेज थ्रू हॉस्पिटल इन अर्बन एरिया, नंबर ऑफ हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, मेडिकल कॉलेजेस से नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं क्लास इंक्रीज हुए हैं। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस क्लास, एड्स, मलेरिया, टीवी ऐसी बीमारियां जो क्लास फैलती है उनको कहीं ना कहीं क्लास रोका जा रहा है फैलने से, पहले से वो बहुत कम फैल रहे हैं। पोलियो प्रोग्राम सरकार लॉन्च किया, ट्रिपल पी क्लास पल्स पोलियो प्रोग्राम, जो क्लास 2 बूंद जिंदगी की 5 साल के बच्चे को पिलाया जाता है टू इम्यूनाइज द चिल्ड्रन फ्रॉम डेडली डिजीजेस। तो पोलियो जैसी डेडली डिजीजेस को बचाने के लिए, उनसे बचाने के लिए बच्चों को दिया जाता है, जिसकी वजह से पोलियो की बीमारी नहीं होती है। डेथ रेट हमारे यहाँ काफी कम हुआ है, मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हुआ तभी तो। पहले जो है वो क्लास 27 लोगों की डेथ हो जाती है 1000 में से, और अब हम बात करें 1951 का डेटा था ये 27 वाला, और 2018 की बात करें तो लगभग 7 लोग 1000 में से उनकी डेथ हो जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, छोटे बच्चों की डेथ पहले बहुत ज़्यादा होती थी क्लास, अब वो बहुत कम है क्लास। आपको पता है क्लास की 1951 का अगर डेटा लिया जाए तो 146 बच्चों की डेथ हो जाती थी। 1951 की बात कर रहा हूँ, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में 218 था वो। तो 1951 में 146 छोटे बच्चों की, जिनकी 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है बच्चे पैदा होने की, उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है? वो बच्चे जो 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिली, जाहिर सी बात है, मेडिकल नहीं बचा पाए, डॉक्टर नहीं बचा पाया, उसकी डेथ हो गई। तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो 146 था पहले, और अब ये घटी कितना हो गया 18 में, ओनली 33। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई क्लास, 50 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1951 में होती थी, लेकिन अब मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से वो 2018 में लगभग 68.8% है। लेकिन आपने एक बात को क्लास पता होना चाहिए आपको, जो फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ऐसा देखा गया है ज्यादा है, यानी कि जो महिलाएं हैं वो ज्यादा जीती हैं एज कंपेयर टू मेल। इट शोज इनसिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर ऑफ इंडिया, इट इज मेनली ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन। क्लास सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट लाना, हाउसिंग और एजुकेशन फैसिलिटी विच लीड्स टू सेफ्टी, स्टडी डिक्लाइन इन द मॉर्टेलिटी। फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.7 ईयर्स है, जबकि मेल जो है वो 68.8 ईयर्स है। तो कहीं ना कहीं दिखा ये पता चल रहा है कि जो हेल्थ का काम है उसमें भेदभाव नहीं हो रहा, जो फीमेल है और मेल है उनको बराबर फैसिलिटी मिलती है। इवन जो फीमेल हैं उनकी क्लास जो जैसा देखा गया एक्सपेक्टेंसी वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं बता दूं क्लास की जो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और हेल्थ सेक्टर को किस तरीके से ये प्राइवेट सेक्टर जो है मजबूत बनाते हैं। इन रिसेंट टाइम, while the public health sector has not been so successful in delivering the goods, तो आपको पता है कि जो सरकारी स्कूल हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा। प्राइवेट जो है हॉस्पिटल खुले, डिस्पेंसरी खुले, जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं लोग और कहीं ना कहीं वो ठीक भी होते हैं। तो मोर देन 70% ऑफ हॉस्पिटल इन इंडिया रन बाई प्राइवेट सेक्टर। तो ये डेटा है कुछ कि 70% ज़्यादा हॉस्पिटल जो है प्राइवेट सेक्टर के हैं, और 60% डिस्पेंसरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर रन करती है। प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल नियर बाई 2/5 ऑफ द बेड अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। तो जो भी हॉस्पिटल में 2/5 बेड है वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करती है। इन रिसेंट टाइम प्राइवेट सेक्टर हैज़ बिन प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। प्राइवेट जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं न कहीं खुलती चली जा रही है। मेडिकल टेक्नोलॉजी हो गई, डायग्नोसिस हो गया क्लास, मतलब कि आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई करना। मैन्युफैक्चर मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डायग्नोसिस और मैन्युफैक्चर एंड सेल फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शंस,
हॉस्पिटल बनाना या प्रोविजन फॉर मेडिकल फैसिलिटी, ये सारे के सारे चीज़ में कहीं न कहीं प्राइवेट लोग जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्लास मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा रही है। अगर हम 2001 और 2 की बात करें, तो 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेज़ थे और 22 लाख लोगों को काम मिल रहा था। मोर देन 80% ऑफ देम आर सिंगल ओन, तो यानी कि जो अकेला खुद का जो ओन मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल्स है, वो अकेले ओन कर रहे थे या ऑपरेट बाय वन कर रहे थे। हाउएवर, लेकिन एक समस्या बहुत ज़्यादा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इतना ज़्यादा गलत करते हैं कई बार, आपको बीमारी कुछ होगी, आपको सॉल्यूशन कुछ और बताएँगे। अभी ना मतलब कि आपको एडमिट कर लेंगे, दवाइयाँ मँगाएँगे लेकिन उसका यूज़ नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आपने देखा होगा। मरने के बाद भी इंसान को आईसीयू में रख के पैसा ले लिया जाता है, वेंटिलेटर पे रख दिया जाता है क्लास, और अलग-अलग झूठी-मूठी बहाने बना के बिल बना दिया जाता है। लूटना जो है वो मेन पर्पज़ हो गया है बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। तो इस चीज़ की इससे समस्या है कि गाँव में जो लोग रहते हैं, वो लोग क्लास दिल्ली में एम्स है, सफदरजंग है। तो उसी तरीके से क्लास गाँव में अपना ज़मीन-वमीन सब कुछ बेच के आते हैं, लोग अपना इलाज कराते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सक्सेस नहीं हो पाते। सरकारी हॉस्पिटल को ज़्यादा जो है प्राइवेट को मतलब कि आप लोगों को प्राइवेट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर प्राइवेट लोगों का रोल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल बंद ही हो जाएँगे, काम ही नहीं चलेगा, तो लोग मजबूर हो जाएँगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना और उनका जो लूट-मार है वो चलता रहेगा। तो सरकारी हॉस्पिटल में कभी दवाइयाँ नहीं है, कभी डॉक्टर नहीं है, कभी ये फैसिलिटी नहीं, कभी टेस्ट बाहर से कराओ। ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम आती हैं। हाउएवर प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया हैज़ ग्रोन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी मेजर रेगुलेशन। सम प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डॉक्टर नहीं बने हैं, वो क्लास जो है नॉट इवन रजिस्टर्ड डॉक्टर आर नोन एज़ क्वैक। क्लास क्वैक्स हैं वो जो डॉक्टर नहीं है लेकिन फिर भी इलाज करते हैं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट एज़ पुअर पीपल कैन नॉट डिपेंड ओनली द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कैन डि जो पुअर पीपल है वो प्राइवेट पे डिपेंड नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ सरकारी हॉस्पिटल पे डिपेंड हैं, प्राइवेट में बहुत खर्चे आते हैं, उनका खेत-वेत सब वो बेच देते हैं, फिर भी प्रॉपर इलाज नहीं करा पाते, इतना खर्चा आता है प्राइवेट में। तो सरकार को आगे आना चाहिए क्लास कम से कम हेल्थ फैसिलिटी जो है, वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए या बहुत लो रेट पे। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज़ कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। मेडिकल टूरिज्म क्लास आप इसे कह सकते हो अल्टरनेट, आप इसे लिख लो, अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें लिखा है कि मेडिकल टूरिज्म बेसिकली क्या है? बाहर क्लास ये अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन ना, ये आयुष है, आयुष। आपने पेपर में क्वेश्चन देखोगे आप, आयुष का क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये आयुष जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत काम आने वाला है आगे। फिलहाल अगर हम बात करें आयुष की, आप इसको अलग से लिख लो, इसको ऑब्लिक मत रखो, अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये आयुष का नाम है, आयुष। आयुष को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अच्छा, मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या है? जब बाहर देश से लोग इंडिया में अपना इलाज कराने आने लगे, दैट इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म इज द टर्म गिवन टू द फेनोमेनन ऑफ पीपल ट्रैवलिंग अनदर कंट्री सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। और इंडिया में काफी लोग इलाज कराने आते हैं, और जो है 60% जो है ऑफ एशियन रेवेन्यू थ्रू द हेल्थ केयर। तो इंडिया का जो है वो लगभग टॉप 3 डेस्टिनेशन में आता है। लोग थाईलैंड में जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं और थर्ड में इंडिया में आते हैं। और फॉरेनर्स कम टू इंडिया फॉर सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट, डेंटल, इवन कॉस्मेटिक केयर इन 2016। अराउंड 2,01,000 फॉरेनर्स visited India for medical treatment. India's medical tourism sector was estimated to be $9 billion by 2020, यानी 2020 तक ये $9 बिलियन, एक में 100 करोड़, तो 900 करोड़ डॉलर की क्लास जो है वो बाहर देश से हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा। इंडिया नीड टू अपग्रेड इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट मोर डेस्टिनेशन, मोर मेडिकल टूरिज्म, ताकि लोग बाहर देश से इलाज कराने आए, तो इससे काफी रेवेन्यू हमारे पास आता है। तो और ये लगभग टॉप 3 डेस्टिनेशन में से एक है, तो ये अच्छी बात है। क्लास ये रूरल अर्बन डिवाइड क्या है? रूरल अर्बन डिवाइड का मतलब क्या है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट, जो मेडिकल फैसिलिटी रूरल एरिया को, क्लास ये जो रूरल एरिया है उनको जो क्लास मिल रहा है मेडिकल फैसिलिटी, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज सिग्निफिकेंटली बायस्ड इन फेवर ऑफ रिच एंड इन फेवर ऑफ पुअर। While 70% of country's population in rural area, but only 20% hospitals are there. यानी कि 70% आबादी रूरल एरिया में रहती है, लेकिन सिर्फ 20% हॉस्पिटल ही रूरल एरिया में है। यानी कि देर आर ओनली 0.36 हॉस्पिटल फॉर एवरी 1 लाख पीपल इन रूरल एरिया। गांव के 1 लाख लोगों में एक हॉस्पिटल का आधा हॉस्पिटल भी नहीं है, और अर्बन एरिया में क्लास लगभग 3.6 हॉस्पिटल है। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में पैसा मिलता है इलाज का, काटा जाता है लोगों को, पेशेंट्स को बेहिसाब लूटा जाता है। आप कभी जाओगे ना प्राइवेट हॉस्पिटल में, परेशान हो जाओगे। मैं सारे डॉक्टर की बात तो नहीं करूंगा,
लेकिन 95% समझ लो ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं क्लास वो आपको सही सॉल्यूशन नहीं देंगे, सही दवाई नहीं देंगे। बिना मतलब के क्लास आपको लूटेंगे और बिना मतलब की चीज़ें आपके साथ गलत करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो चाहें तो एक दवाई से आपको सुधार सकते हैं, पर वो पहले खराब करेंगे फिर सुधारेंगे आपको जब उनका कोटा पूरा हो जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन रूरल एरिया डू नॉट इवन क्लास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें एक्स-रे फैसिलिटी नहीं है, ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, वो प्राइवेट में भेजते हैं। बेसिक हेल्थ केयर नहीं है। और क्लास जो पुअरेस्ट 20% लोग हैं, वो 12% अपनी कमाई का हेल्थ केयर पे खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग सिर्फ 2% खर्च करते हैं। एक तो वो अमीर हैं, वो अपनी इनकम का कम हिस्सा खर्च करते हैं, वो गरीब है, वो 20% खर्च 12% जो है वो खर्च कर देते हैं। तो ये कहीं न कहीं बताते हैं क्लास कि जो गरीब है और अमीर है, उन दोनों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, रिच और पुअर को जो मेडिकल फैसिलिटी दोनों को सेम मिलनी चाहिए, यही तो इक्विटी है। वो नहीं मिलती है। आप क्यों ज़्यादा हॉस्पिटल वहाँ खुलवा रहे हो अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो? क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी है। तो जिसकी वजह से क्लास कई बार क्रिटिकल इलनेस में, क्रिटिकल बीमारियों में उनका इलाज नहीं हो पाता। वो हमेशा के लिए क्लास कर्ज़े में रह जाते हैं, इंडेटेड फॉरएवर कर्ज़ा लेके ज़मींदारों से या जिनसे भी कर्ज़ा लेके इलाज कराने आते हैं शहर में क्योंकि गाँव में प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 टायर सिस्टम है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने दिया भी है आपको। प्राइमरी का मतलब क्या है क्लास जहाँ पे ध्यान रखा जाता है क्लास अच्छी फूड सप्लाई का, बेसिक सैनिटेशन का, मैटरनल हेल्थ माता और बच्चे की हेल्थ, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण किया जाता है ताकि बीमारियाँ हों ही ना आपको। आपको बीमारियाँ हों ही ना उसके लिए जो है क्लास वो प्राइमरी हेल्थ केयर है। लेकिन अगर आपकी बीमारी हो जाती है क्लास तो आप किसी स्पेशल डॉक्टर के पास जाते हो, वो है क्लास सेकेंडरी जिनके पास स्पेसिफिक नॉलेज है। आप जैसे मान लो होता क्या है, घर पे आपको मान लो कोई छोटी-मोटी खाँसी हुई, सर्दी हुई, जुकाम हुआ, तो घर वाले क्लास अपने नुस्खे निकालने लग जाते हैं कि भैया इस तरीके से मान लो ये गर्म पानी पियो, गरारे करो गले के लिए या फिर मान लो जो भी है तुलसी का खाओ पत्ता या गरम-गरम खाना खाओ, घी खाओ, जो भी एक्स वाई ज़ेड वो करते हैं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर है। लेकिन जब आप जाते हो क्लास कहाँ पे किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास इलाज कराने वो सेकेंडरी है, लेकिन डॉक्टर से भी इलाज नहीं हो रहा तो आप एम्स में जाते हो, सफदरजंग में जाते हो दिल्ली में इलाज कराने के लिए, वो टर्शियरी हेल्थ केयर है। क्लियर है क्लास? यहाँ पे एक्सपर्ट नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे बड़ी-बड़ी इक्विपमेंट्स हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशल बाहर से भी आते हैं इलाज करने के लिए, तो ये लेवल अलग-अलग है। प्राइमरी बेसिक चीज़ों के लिए और सेकेंडरी जो है क्लास आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो और थर्ड का मतलब क्या है क्लास जहाँ पे बड़ी-बड़ी इक्विपमेंट्स होती हैं क्लास, बड़े-बड़े बीमारियों का इलाज किया जाता है क्लास, उसको बोलते हैं टर्शियरी एग्ज़ाम्पल है आपका दिल्ली। अब जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमने इसको कहा था क्लास वो नहीं था ये है आयुष अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्लास में एक बात बताऊं इसका रोल इतना ज्यादा है ना कि अगर अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुष आयुष ना हो तो आपने ध्यान रखना है किसी भी कीमत में हमारे हॉस्पिटल हमारी पूर्ति कर ही नहीं पाएंगे वो तो शुक्र है वो तो भला है आयुष का जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो इंडिया का विकसित किया हुआ सिस्टम है मेडिसिन का आयुर्वेदिक आपको याद है ना क्लास रामायण के अंदर क्या हुआ था रामायण के अंदर हुआ ये था कि जब हनुमान जी लेके आए थे जड़ी बूटी इलाज करने के लिए तो उस टाइम कोई डॉक्टर नहीं था कोई हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पे जो है लक्ष्मण जी को आप वहाँ पे एडमिट कर लो वहाँ इलाज करने लगो तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वहीं से काम क्लास चल रहा था इट इज ऑल्सो well known as traditional system of medicine always play an important role in meeting the global healthcare needs they are continuing to do so present shall play a major role in future also तो आज भी क्लास लोग जो है वो आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी नेचुरोपैथी इनसे इलाज करते हैं और आज 3,167 ISM इंडियन सिस्टम मेडिसिन हॉस्पिटल है 26,000 डिस्पेंसरी है 7 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं इन इंडिया जो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो सोचो बहुत सारे लोग वहाँ पे अपना इलाज कराते हैं सस्ता भी रहता है इनएक्सपेंसिव भी रहता है सेफ रहता है तो यहाँ पे लोग जो है अपना इलाज कराते हैं जिनकी वजह से उनको हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और हॉस्पिटल का जो मतलब कि लोड है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है अब आयुष में बच्चों आयुर्वेदा तो क्लास आपको पता ही होगा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जहाँ पे हर्ब्स का, हर्बल का, अरोमा का यूज़ किया जाता है और अलग-अलग वेजिटेबल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। बच्चों योगा आप सबको पता है क्लास योगा करते हो तो आपकी बीमारियाँ, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी बनी रहती है, आपका जो वेट है वो भी कंट्रोल में रहता है। यूनानी बच्चों जो ये यूनानी है ना क्लास ये मुस्लिम लोग जो हैं बेसिकली जो मोमडन लोग हैं, वो लोग का मेडिकेयर है, वो मेडिकेशन यूज़ करते हैं यूनानी। सिद्धा की बात करें क्लास जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और अपने ज्ञान से जो है जैसे बुद्धिज़्म में है तो वो ज्ञान से ही मतलब कि आपको ज्ञान देते हैं और आपकी जो बॉडी है, माइंड है, स्पिरिट है, माइंड से थके हारे हो क्लास या फिर दिमागी शांति नहीं मिल रही है, तो सिद्धा से आपको मिलती है।
होम्योपैथी दवाई छोटी-छोटी गोली आती हैं क्लास, आप लोगों ने कभी बचपन में यूज़ की हुई छोटे डब्बे में। और नेचुरोपैथी मतलब आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हो, नेचुरल मेडिसिन का यूज़ करते हो, नेचुरोपैथी इलाज करते हो, दवाइयाँ नहीं लेते क्लास बाहर से जाके। इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं वो आप नहीं लेते, तो वो नेचुरोपैथी है। तो ये 6 आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए और ये कैसे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो कहीं न कहीं मदद करता है इकोनॉमी को डेवलप करने में इन केस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये चीज़ ना हो तो सभी लोग डॉक्टर के पास जाने लगेंगे, फिर डॉक्टर पे इतनी भीड़ हो जाएगी किसी का भी इलाज नहीं हो पाएगा। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट टॉपिक, इसको पढ़कर हम अपना खत्म करेंगे आज। क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब क्या है? क्या समस्या क्या है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज बीन ग्रोइंग एट अनप्रिडिक्टेड रेट एंड ग्रोइंग द ऑलमोस्ट 18 मिलियन पर ईयर। भैया इतने तो कई देशों की पॉपुलेशन नहीं जितना हमारे देश में एक साल में पॉपुलेशन बढ़ जाता है। इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन बाय 2030, 2030 तक चाइना को पिछाड़ देगा एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू डील विद द पॉपुलेशन ग्रोथ इज इनएडुकेट। मतलब पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है लेकिन जो हेल्थ फैसिलिटी है वो अभी भी हमारे यहाँ पे एडुकेट नहीं है, अभी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे प्रॉपर नहीं है बिल्कुल। चिकनगुनिया नई दिल्ली में फैला जिसकी वजह से क्लास गरीब लोगों की बहुत सारे बच्चों की जान चली गई, टाइमली एक्शन सरकार नहीं दे पाई, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बैड इनएक्सपेंसिव मेडिसिन वर रिकॉर्डेड। जून 2011 में 50 बच्चों की डेथ हो गई क्लास बिहार में। जून 2011 के अंदर एक मिस्ट्रीज डिजीज जिसका पता भी नहीं कर पाए लोग, जिसका सिम्टम था हाई फीवर, जो बिहार के लोग हैं उन्हें पता होगा। अभी 2009 में जून दो सॉरी 19 में 2019 में क्लास एक एईएस नाम की बीमारी फैली लीची खाने से। जो छोटे-छोटे बच्चे थे उन्होंने क्लास लीची खाया जिनकी वजह से क्लास एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एक बीमारी थी जो मुजफ्फरनगर में हुई जिसकी वजह से क्लास 150 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई, हाई फीवर उनको भी होने लगा। तो डॉक्टर और क्लास जो डॉक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वो लोग भी आने के बाद भी क्लास 2011 में जो हुआ वो पता भी नहीं कर पाए कि क्या समस्या थी। यानी कि बीमारियां हो रही हैं, इवन कोरोना वायरस इज द मेजर एग्जाम्पल की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि अभी भी कोरोना की वैक्सीन जो है नहीं आ पा रही है, 1 साल होने को है। ये चीज़ें अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। ठीक है, लगभग 1 साल तो हो ही गया है क्लास। हमारे देश में भले ही थोड़ा लेट आया, लेकिन बाकी देशों में क्लास दिसंबर से ही आना स्टार्ट हो गया था। तो दीज़ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कमी क्या-क्या है? सबसे पहला अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, गरीब लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिलती है, अमीरों को मिलती है। रूरल एरिया में हॉस्पिटल नहीं है, अर्बन एरिया में है। पैसा है तो इलाज होगा, पैसा नहीं है तो इलाज नहीं होगा। तो वो लोग क्लास ये समस्या है। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्लास जैसे एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या क्लास सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऐसी कुछ और बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल हैं जिनको सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, जो अभी तक कंट्रोल नहीं हुई हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेट करने से फैलता है। पुअर मैनेजमेंट, इससे अच्छा एग्जांपल क्या दूं आपको? किसी से सरकारी हॉस्पिटल में चले जाना, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओगे तभी समझ आएगा पुअर मैनेजमेंट क्या है। डॉक्टर बताएंगे 9 बजे आएंगे, आएंगे 12 बजे और 1 सेकंड देख के आपको छोड़ देंगे और 10 दवाई लिख देंगे, दवाई हमारे यहीं से ही लेना, टेस्ट करा लो 4। टेस्ट करा रखा होगा पुराना पर वो कहेंगे नहीं ये टेस्ट वैलिड नहीं है भैया, आप मेरे यहाँ से टेस्ट कराओ। तो ये मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं क्लास, इसको कमर्शलाइज कर दिया गया है। पैसे कमाने के लिए क्लास लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी कर दिया जाता है। पुअर सैनिटेशन लेवल क्लास, 30% एरिया अभी भी ऐसा है जिनके पास टॉयलेट फैसिलिटी नहीं। सैनिटेशन मतलब क्या है? शौचालय। शौचालय नहीं होने से पता है क्लास खुले में शौच करने से कितनी ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसीलिए सरकार क्लास क्या कर रही है, आप सबको पता है क्लास स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय जगह-जगह बनाए जा रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिल ही जाते होंगे। तो उसकी वजह से भी कई सारी बीमारियाँ फैलती हैं। तो देश को जो है वो शौचालय देना है, हर जगह, हर घर में कहीं न कहीं शौचालय होना चाहिए। तो ये क्लास यहाँ पे चैप्टर हमारा एंड हुआ, काफ़ी बड़ा चैप्टर था क्लास, तो आप इसे अच्छे से कर लो क्लास, सारे चैप्टर कर लोगे तो हम डाउट सेशन बिठाएँगे, आराम से डाउट लेंगे, जितने भी प्रॉब्लम समस्या है, बट अभी ये चैप्टर आप अच्छे से लर्न कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग क्लास एक नया चैप्टर जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए क्लास बाय बाय टेक